नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल इंसान। हम लोग पीसीएस, आरआरबी और साथ साथ यूपीपी के लिए जो पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न बनते हैं उनको हम देख रहे थे। परीक्षाएं लगातार क्रम से लगी हुई है, तो हमें एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना है और हमें तीनों जो राष्ट्रीय सेवाएं हैं, जो तीनों ही कहते हैं सेवाएं, उसमें हम अच्छे नंबर क्वालिटी में गेन कर सकते हैं। इसलिए हम जीरोस पॉइंटर पढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। साथ ही इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने यही जीएस पॉइंटर के तौर पर पूरा हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिकल मॉडल को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने इस पे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जो होता है उत्तर प्रदेश को करीबन 2.5 घंटे में 3 या 4 वीडियो जो टोटल आप जोड़े 2.5 घंटे में आप पूरा मैंने उत्तर प्रदेश एक एक क्रम वाइज पढ़ाया हुआ है। सारे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश से अब तक ट्रेडिशनल बने हैं वो सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं शासन प्रणाली के बाद। भारत की शासन प्रणाली है उसके बारे में हमें देखना है। राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। यानी राज्य का मतलब वो होता है इसके पास एक निश्चित व्यक्ति या समुदाय हो, जो व्यक्तियों का समुदाय हो, साथ ही वह किसी प्रकार के बाह्य शक्ति से नियंत्रित ना होता बल्कि वह स्वयं में संप्रभु हो। और तीसरी बात, उसको क्या होता है, उसके पास एक सरकार होती है, उसे ही हम राज्य कहते हैं। जब आप पॉलिटी के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो राज्य और राष्ट्र में जो डिफरेंट पढ़ेंगे उस वहाँ आपको इस बात में और अच्छे से डेफिनेशन में पता चल जाएगी। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, अशासना अध्यक्ष में से सबसे सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो वह है संप्रभु। संप्रभु मतलब ये होता है कि कोई भी राष्ट्र या राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर ना हो। जैसे कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पास बात आई थी कि मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहां पास हम अपने बाहर अपने आंतरिक निर्णय, जैसे कि हम कैसा कानून होगा, ये सब के बारे में तो निर्णय होना सकता, लेकिन जो विदेश से जो हमारे कहते हैं किसी भी डिप्लोमेट संबंध, इन सबका जो संबंध होगा वह ब्रिटिश सरकार करेगी। तो जो इस तरह के संबंध होते हैं वो डोमिनियन स्टेट में आते हैं, तो वहां पर संप्रभुता खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी संप्रभुता। देखिए, राष्ट्र एक भावना है, लेकिन राज्य का एक विशेष क्षेत्राधिकार होता है, निश्चित जनसंख्या होती है और साथ ही वहाँ निश्चित प्रशासन होता है। जब देखिए किसी भी दो देशों के बीच संवाद होता है तो हमेशा देखा जाता है कि उस देश का नाम ना लेकर उस देश की राजधानी का नाम लिया जाता है। जैसे कि बोला जाएगा हमारा कराची को ये काम करना चाहिए, कराची वाले बोलेंगे दिल्ली से ये काम होना चाहिए, या फिर सऊदी अरब से होकर कहेंगे दिल्ली से काम होना चाहिए। तो इस तरह की राजधानियों का नाम लिया जाता है, ना कि डिप्लोमेट लेवल पर। जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुछ होता है दो देशों के बीच, तो वहाँ देश का नाम लेकर ना लेकर राज्य का नाम लिया जाता है, यानी कि उसके स्टेट का नाम लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, जो राष्ट्र है वो एक भावना है, वही राज्य जो है एक संप्रभुता और साथ ही क्षेत्रीय अखंडता की बात होती है। भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं हुई है। मतलब हाँ, भारत राष्ट्रमंडलों का जो एक देश है, जो ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक उपनिवेश रहे थे, उनका एक मंडल को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं, उनका सदस्य जरूर है, लेकिन तो मतलब ये नहीं है कि भारत के जो निर्णय होंगे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा ली जाएगी, ये गलत है। भारत के जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो भारत की सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह कैसी है? वह संघात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में की गई थी।
भारतीय संविधान की विशेषता क्या है इसमें? संसदात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्याचात्मक शासन प्रणाली जो है, वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह आपको अमेरिका की संविधान प्रणाली में मिलेगा, ना कि भारत में। भारत में गणतंत्रात्मक सरकार की प्रणाली चलती है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उसका द्वारा हटाई जा सकती है, यानी कि संसद ही जो होगी वो तय करेगी कौन सी सरकार उसमें बहुमत में रहेगी, कौन सी नहीं। उसको भी बहुमत में तय करने के कुछ पैमाने होते हैं, इस हिसाब से जिसके ज्यादा वोट मिले सीट आए, इस प्रकार से होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की प्रणाली है। न्यायिक पूर्वालोकन शक्ति कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है, बल्कि ब्रिटेन में न्याय पूर्वालोकन की प्रणाली नहीं है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है, क्योंकि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, यानी कि एक सीमा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में भेजे जाते हैं। मतलब कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक कानून आया था मनी बिल के माध्यम से, जो कि था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो था वो एक कानून तो था, संविधान संशोधन करके कानून ला दिया गया था, लेकिन उसकी संवैधानिकता की जब जांच की गई तो उच्चतम न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगर यही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कहते हैं आपका ब्रिटेन में आया होता, ब्रिटेन की संसद ने बनाया होता, तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति वहां की जो न्यायपालिका वो ना होती। ये दोनों में डिफरेंट है। निरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपतीय पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये सही नहीं है, बल्कि ये आपको मिलेगी यूएसए में। इंडिया में गणतंत्रात्मक सरकार मिलती है। संसदीय स्वरूपों के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। जो हमारा कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। में संसद में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित सिद्धांत स्थगित रूपों में निहित है। पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, अन्यथा वह अपने पद से हटा दिए जाते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो विधायिका होती है उसका नियंत्रण किस पे होता है? कार्यपालिका पे होता है, क्योंकि विधायिका का ही एक अंग कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकी शक्ति निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में। इसलिए आप अमेरिका के राष्ट्रपति में ही देखेंगे सबसे ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में राजनैतिक व्यवस्था के मूल लक्षण है क्या है? क्या एक लोकतांत्रिक गणराज्य है? सही है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब आप प्रियम्बल पढ़ते, उद्देशिका पढ़ते हैं हमारे, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसमें आता है कि जो भारत के लोग हैं वह भारत की को एक संसदात्मक गणराज्य लोकतांत्रिक एवं समाजवादी जो बनाने के लिए वो अंतर्निहित होते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि भारत की जनता में ही सबसे ज्यादा शक्ति है और सबसे सर्वोपरि कौन है? वह है संविधान। उसके बाद सत्ता को केंद्र एवं राज्य में विभाजित किया जाता है। ये बात सही है कि सत्ता को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है। केंद्र की
एक सरकार होती है, राज्यों में अलग सरकार होती है। तो ये दो प्रकार का विभाजन होता है। इसमें एक लाइन और भी अगर ये बढ़ा कर लिख दे तो वो भी सही माना जाएगा कि राज्यों में से कुछ त्रिस्तरीय सरकार में भी अपनी शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है। सही कथन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय राज्य व्यवस्था में विशेषताएं हैं कि एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, केंद्र और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। सुशासन की व्यवस्था नहीं है। लाल फीताशाही रेप्टेटिज्म जो होता है वो सुशासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह कुशासन की व्यवस्था का अंग माना जाता है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध में कौन सा प्रतिबंधित होता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आपकी स्वतंत्रता जो है वह विधि के अंतर्गत ही होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं होना चाहिए। अगर आपके स्वतंत्रता पे किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं तो वह कोई स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। मतलब कल्याणकारी राज्य का मतलब तात्पर्य ये होता है कि राज्य अधिकतम ऐसा कुछ कार्य करे जिससे जो जनता रहे उसमें अधिक से अधिक सुख का अनुभव कर सके। अब उसके आगे है, राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह व्याख्या की कल्याणकारी राज्य की होती है। इसकी कल्याणकारी राज्य की व्याख्या होती है। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, क्या नहीं है? साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, बल्कि यह आपको रूस में मिलेगा या आपको चाइना में मिलेगा, लेकिन ये भारत में नहीं मिलेगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सूत्र क्या है? वह है जनता। जनता में ही समस्त राजनीतिक सत्ता निहित है। अब अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, क्या है? एकल कार्यपालिका है। यदि सही कथन है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही है। भारत में प्रजातंत्र एक तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए भारत में प्रजातंत्र में आप देखेंगे हर 5 साल में चुनाव होता है। अगर बहुमत की सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो दोबारा चुनाव होता है, यह आपने देखा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जनता को सरकार चुनने का अधिकार है, ना कि कुछ लोग मिलके कुछ लोगों को चुन ले रहे हैं, ये नहीं है। भारत की संविधान परिसंघीय विधि निर्धारित करती है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ये कई बार प्रश्न में आया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। जैसे कि आपको संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और कहीं पास आप साधारण बहुमत से भी संविधान में चेंजेस कर सकते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? यह है न्यायिक समीक्षा का अंतर है। भारत की संसदीय प्रणाली में आपको न्यायिक समीक्षा मिलेगी, बल्कि जो ब्रिटेन की है वहां नहीं मिलेगी। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों क्या माना जाता है? पहला माना जाता है कि शक्तियों का परिसीमन है, फिर विधि की समझ क्षमता है सभी के पास, और उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार भी है। ये कथन कारण के प्रश्न है। इस बार आपने आर में इस तरह के प्रश्न करीबन 49 प्रश्न से ज्यादा आए थे जो कथन और कारण के थे। कथन और कारण के प्रश्न तभी सही होते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, साथ ही साथ फैक्ट भी क्लियर होना चाहिए।
देखते हैं क्या है कथन। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। सही है। क्योंकि या इसको इस तरह का प्रश्न हमेशा पढ़ना चाहिए कथन के बाद, क्योंकि या इसलिए लगा के, या क्योंकि लगा लिए इसलिए लगा लीजिए क्योंकि इसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। क्योंकि शक्तिशाली केंद्र तो है, लेकिन बहुत शक्तिशाली केंद्र जो है ये अपने आप में एक अपवाद की स्थिति आ जाती है। इसलिए दोनों कथन तो सही है, लेकिन एक दूसरे का ये सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अतः यह हो सकता है, इसमें एक आंसर ये भी टिक किया जा सकता है कि जो कारण है वह गलत हो जाएगा, लेकिन कारण ने जो बहुत शक्तिशाली लिख दिया इसकी वजह से। लेकिन हालांकि हाँ, केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जब भी आप देखते हैं कोई राष्ट्रपति शासन लगता है या आपात की स्थिति आती है, तो वहां पर राज्य की सारी शक्ति समाप्त करके सारी कुछ केंद्र को सौंप दिया जाता है। इस तरह की जो शक्ति बहुत शक्तिशाली पूर्ण वह हमारे केंद्र के पास है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14, 28, 23, 32 और 22 में से उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। उसके बाद देखेंगे पूर्ण रूप से लिखित संविधान और साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व क्या है? इसमें एकात्मक तत्व में देखेंगे तो एक नागरिकता है, राज्यपाल की नियुक्ति है, आपातकालीन प्रावधान है, भारतीय सिविल सेवा है, जो कि आप देखेंगे आर्टिकल 314 से स्टार्ट होता है। भाग कितने में आता है? भाग 14 में आता है। फिर है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की स्वीकृति है। कोई भी जो राज्य में विधेयक बनता है उसको राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख देता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि राज्यों में संवैधानिक संकट का उपबंध है, जिसमें आप 356 देखेंगे। जब किसी भी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो राज्यपाल वहां 356 लगा देता है और वहां उस राज्य की सारी शक्ति किसको हस्तांतरित हो जाती है? वह केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है। तो ये सब किसके लक्षण है? ये सब एक संघीय एकात्मक तत्व के लक्षण है। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। बात सही है, जो हमारे राज्य का अध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है, ना कि मनोनीत होता है। अर्थात भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। तो भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली, राज्य का अध्यक्ष किसे माना जाता है? वह राष्ट्रपति को माना जाता है। यहाँ पर राज्य मतलब जो कोई भी काम होते हैं भारत में वह राष्ट्रपति किस नाम पर होते हैं, और राष्ट्रपति को विभिन्न विधायक और सांसदों द्वारा, सॉरी, विधायकों और सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उनको चुनते हैं। अब है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। क्या है? कि संविधान शासन में मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव पर उसका उसमें सशक्त मिश्रण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत पर अपना एक संविधान है। हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बात सही है। भारत का अपना संविधान है, सही है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि भारत के पास संविधान है। भारत के पास संविधान है इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश बनता है, ना कि भारत के पास लोकतंत्र इसलिए संविधान है, जो कि ये गलत है। संविधान तो देखेंगे हम तो, चाइना में भी एक संविधान है। क्या वो लोकतांत्रिक देश है? नहीं, वो एक साम्यवादी देश है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब है अध्याचात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। जो अध्याचात्मक शासन प्रणाली होती है जो कि अमेरिका में पाई जाती है, उसकी विशेषता क्या होती है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बात सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी उसके लिए एक सही बात है। अब है अध्याचात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्चतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली में गणतंत्रात्मक के साथ राज्य जोड़ा जाता है। दोनों सही है और एक दूसरे के स्पष्टीकरण भी करता है।
राजनीतिक राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है। बात सही है, जो राजनीतिक दल है वह लोकतंत्र की जीवन रक्त है कि अलग अलग राजनीतिक दल होगा तभी तो लोग अलग अलग लोगों को चुन पाएंगे। हाँ, अगर एक ही दल रहेगा तो वहां लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं। जैसे चाइना में एक ही दल है, वहां लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं है। उत्तर कोरिया में एक ही दल है, मतलब वही राजा है, उसको कोई चुनना, उसके इलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर कोरिया में इलेक्शन होते हैं, उत्तर कोरिया में इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहां सिर्फ सबको चुनने का एक ही व्यक्ति को अधिकार होता है। कथन तो सही है। कारण देख लेते इसकी व्याख्या। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को पूछते हैं। ये जो आप देखेंगे ये भी सही है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि इनके शासनकाल में या इस मंत्री के शासनकाल में इस तरह की व्यवस्था खराब थी या इस तरह की व्यवस्था अच्छी थी, तो ये राजनीतिक दल को पूछते हैं, जो कि बात सही है। ये प्रश्न शायद आपने अपनी बार आरो यारो में देखा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। अब भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ये गलत है, भारत एक संघीय राज्य है। इस तरह के प्रश्न अगर आपको फैक्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और कोई एक स्टेटमेंट गलत होता है तो दूसरे का आंसर अपने आप निकल जाता है। अब कथन है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुल आयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। इसके बाद देखेंगे कारण क्या है। विधायी विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त की कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। कथन ए और आर दोनों अपने आप में सत्य है और इसे सही व्याख्या करता है। अब है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़े दावेदार हैं। बात सही है कि आप ये देखेंगे कि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह जो है भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। उसके बाद भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। बात सही है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो आत्मसम्मान की भावना बनकर उभरा है। कथन और कारण दोनों सही है। अब है भारतीय संविधान में विहित होने का कारण क्या है। जो भारतीय संविधान इतना बड़ा बना हुआ है उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संशोधन के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत शासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति में निरंतरता और परिवर्तन के मुख्य तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली है, जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो कथन और कारण दोनों सही, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। उसके आगे देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसकी न्यायिक पुनरीक्षण की अधिकार है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान है प्रकृति में संघात्मक किंतु भावनाओं में एकात्मक है। भारतीय संघ राज पद्धति है। कैसी है। वह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि समझौते का परिणाम आपको जो देखने को मिलेगा वह मिलेगा अमेरिका के संविधान में। वहां सभी राज्य मिले, आपस में बैठे, एक टेबल पे बैठे, हाँ, गोल में सम्मेलन के गोल गोल से एक मेज थी, उस पर बैठे, हाँ, उसमें आपस में संवाद किया और ये बात कर लिया, हमने एक समझौता कर लिया है सबने मिलके एक केंद्र में हम सब लोग मिलकर रहेंगे। लेकिन यह भारतीय संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं था, यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ। यहाँ आप भारत के अभिन्न अंग है, आपको इससे अलग होने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अब कथन है कि अगले प्रश्न का, भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है, क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है। भारतीय संघवाद में सहकारी सहकारी संघवाद कहा है किसे,
जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। कहा था किसने? केसी व्हीलर ने ये कहा था। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा था? केसी व्हीलर साहब ने ये कहा था। याद रखिएगा, जो अलग अलग राइटर्स हैं या तो जो विधि वक्ता है, उनके जो स्टेटमेंट वो अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। कुछ फेमस है जैसे जी ऑस्टिन का, ये केसी व्हीलर, ये सब इनके स्टेटमेंट यही सब रिपीट रिपीट करके पूछा जाता है। बात है कि भारत की संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? बी आर अम्बेडकर का। अब है कि गणतंत्रात्मक अवधारणा से संबंधित है। क्या संबंधित है? एक राज्य अपने जनता सर्वोच्च होगी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान के में निहित होगी। और साथ ही देखेंगे, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व हो। अब है संवैधानिक सरकार वही है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता में निहित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? सीमित सरकार होता है। इसमें सीमित लोग होंगे लेकिन अधिकतम सुशासन से व्यवस्था को चलाएंगे। ठीक है। संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया किसने? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र, यानी कि इसमें कोई दल ना हो, इस तरह की प्रजातंत्र की परिकल्पना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी ने की थी। हालांकि अपने आप में एक अमूर्त अवधारणा है कि किसी भी देश में शासन करने के लिए दल की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन हर एक दल की अपनी एक विचारधारा होती है। लेकिन महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने ऐसे विचार अपने रखे थे कि भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ दल विहीन प्रजातंत्र हो। मिथकों और अफवाहों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था किसने? हर्बर्ट हर्बर्ट साइमन ने इसको कहा था कि मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत का स्वीकार किसने किया था? हर्बर्ट साइमन ने स्वीकार किया था। अब विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। किसने कहा था? फ्रेडर डब्ल्यू रिंग्स ने किया था। अब राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। क्या है? कि स्वयं को पूर्णता विकसित करने की अवसर, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसे है, इसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए मैं इसको धीमे धीमे पढ़ रहा हूँ, चाहे तो आप इसको 2x पे लगा के या 1.5 पे लगा के पढ़ेंगे तो आपके लिए सही है। मैं ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक से एक नेक्स्ट प्रश्न तो हमेशा हर बार आता है, आपने देखा होगा। कि पहले ही प्रश्न देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? वह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है, किसका प्रतीक है? वह न्याय का प्रतीक है। उसके बाद देखेंगे भारत की राष्ट्रीय ध्वज में आरे यानी कि किलो की कुल संख्या कितनी? 24। ये ध्यान रखिएगा, 24 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यूपीएससी में भी शायद इसी का प्रश्न आया था, इसको कुछ आगे पीछे किया था, तो ध्यान रखिएगा लंबाई और चौड़ाई, लंबाई पहले आती है, मतलब उसने शायद चौड़ाई पहले लिख दिया था। आ गया था कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 2 चौड़ाई सॉरी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में आती है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन काल होता है कितना? 52 सेकंड का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग 62 सेकंड में टिक करते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था कब? 1950 में अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था, 24 को अपनाया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को
प्रारूप के रूप में स्वीकार किया था। कब किया था? वह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसको स्वीकार 22 जुलाई 1947 को किया गया था। अब है कि भारत शासन द्वारा राजनीतिक चिन्हों को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक चिन्ह जो उनको अंगीकृत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, शक संवत पर आधारित है। शक संवत का जो इस साल के प्रारंभ होता है उसको कमेंट करिएगा। अब है पंचायती राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, स्वतंत्रता के 10 साल बाद। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कल से वीडियो जो देखेंगे वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन समितियों के बारे में आता है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।